नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस कार्यक्रम एस्ट्रोलॉजी लर्नर में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जन्म पत्रिका की जो प्रेम विवाह की जन्म पत्रिका कहेंगे। यह एक स्त्री जातिका की जन्म पत्रिका है, जिसमें उसने अपनी जाति से हटकर यानी कि विजातीय युवक से प्रेम किया और परिवार के प्रबल विरोध के बावजूद भी अपनी इच्छा के अनुसार एक अंतर जातीय विवाह भी किया। जातिका के जीवन में विवाह के पूर्व और विवाह के पश्चात भी लंबे समय तक विषम परिस्थितियां बनी रहीं। इन सभी की आज हम चर्चा करेंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ और विवाह, प्रेम विवाह कब होगा, लव मैरिज का योग कब बनेगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में विश्लेषण करेंगे। अगर आपको भी सीखना है तो बने रहिए हमारे इस कार्यक्रम में, इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमने इनकी जो जातिका हैं उनका नाम गोपनीय रखा गया है। कुंडली 29 के नाम से आप पहचान सकते हो। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 18/12/1964 और समय है 23:30। इसको हम कहेंगे 11:30 PM। 11:30 PM रात्रि के 11:30 पर इनका जन्म हुआ। दुर्ग दुर्ग छत्तीसगढ़ में इनका अ, स्थान है, स्त्री हैं और उच्च मांगलिक यहाँ पर दर्शाई गई हैं। जो वृषभ इनकी राशि है और आयु इनकी वर्तमान में 60वीं वर्ष में ये चल रहे हैं। चलिए, ये इनका अष्टक वर्ग चार्ट है जो आपको दिख रहा होगा। वृषभ राशि है तो यहाँ पर 8 नंबर की जो राशि होगी, अगर ये 2 नंबर की है, 2 नंबर की राशि अगर लग्न में होगी, कहाँ चंद्र राशि के आधार पर हम देखेंगे। चलिए, अब हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी डिटेल में। देखिए, इस जातिका के अगर हम चार्ट को देखें तो यहाँ पर मंगल, क्योंकि वृषभ राशि है, मंगल कहाँ बैठे हुए हैं, लग्न में बैठे हुए हैं और लग्न में बैठकर ये मांगलिक दोष बना रहे हैं। लग्न में बैठकर मांगलिक दोष बना रहे हैं। साथ ही साथ जब प्रेम की बात आ रही है तो हमको देखना होगा पंचम भाव। पंचम भाव, इस भाव को हम देखेंगे। देखना होगा विवाह का भाव सप्तम भाव और देखना होगा हमको इसके साथ ही जो हमारा नवम भाव है, इनको हमें देखना होगा। नवम भाग्य का भाव, सप्तम विवाह का भाव और जो पंचम है वो प्रेम संबंधों का भाव ये दर्शाता है। स्पष्ट है, यहाँ स्थिति है, स्पष्ट हो रही होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जब भी अगर इस जन्म पत्रिका को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इस जन्म पत्रिका में सिंह लग्न की ये जन्म पत्रिका है और सिंह लग्न जिस किसी जातक अथवा जातिका का होता है उनको फ्रीडम बहुत पसंद होता है। उनको स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा पसंद होती है। उनके किसी काम में कोई भी बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि सिंह इसकी राशि है, सूर्य की है। तो ऐसे जो जातक अथवा जातिका होते हैं वो कदकाठी में मध्यम कदकाठी होती है उनकी। बाल घुंघराले होते हैं, कुछ ऐसे जैसे कि शहद में डूबे हुए। इस तरह के उनके बाल आपको देखने में प्रतीत होंगे, महसूस होंगे। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो सप्तम भाव के अधिपति हो जाते हैं वह कौन होते हैं? सप्तम भाव के अधिपति इस पत्रिका में शनि होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुंभ राशि है। आपको यहाँ पर ये स्पष्ट दिख रहा होगा, कुंभ राशि है
तो सप्तम के अधिपति कौन हो गए? शनि हो गए, और शनि स्वयं अपने ही भाव में बैठे हुए हैं, विराजित हैं। बाकी ग्रह स्थिति को और ध्यान से हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर जो पंचम भाव के स्वामी होते हैं वो गुरु बृहस्पति होते हैं, क्योंकि यहाँ पर धनु राशि हमें स्पष्ट हो रही है। और जो एकादश भाव, जो नवम भाव है, वहाँ पर मेष राशि है, तो मंगल नवमेष हो जाते हैं। नवम भाव का अधिपति, ध्यान से सुनिए, नवम भाव का अधिपति यानी कि भाग्याधिपति लग्न में बैठ चुका है। लग्न में बैठकर वह सप्तम भाव को देखता है, तो सप्तम के साथ में नवमेष का संबंध यहाँ पर बन रहा है। दूसरी कंडीशन, जो बृहस्पति हैं वह नवम भाव में बैठ गए हैं क्या? सप्तम के अधिपति, प्रेम भाव के अधिपति, और वह प्रेम भाव के अधिपति भाग्य भाव में बैठकर भाग्य के अधिपति को देख रहे हैं, और स्वयं अपने भाव को भी वह देख रहे हैं। भाग्य के अधिपति को देख रहे हैं, देखिए कैसे देख रहे हैं, तो बता देता हूँ, आपको स्पष्ट होना चाहिए। 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि से ये किसको? मंगल को देखते हैं। लग्न में बैठे मंगल को पंचम दृष्टि से देखते हैं। मंगल लग्न में बैठा है तो ये उच्च मांगलिक का यहाँ पर स्पष्ट संकेत है। अब यहाँ ये गुरु किसको देखते हैं? पंचम से मंगल को, 6 7 सप्तम से तीसरे भाव को देखते हैं, और यहाँ नवम दृष्टि इनकी इनके अपने ही भाव पर चली जाती है। अब मंगल की हम चर्चा करें तो मंगल किसको देखते हैं? चतुर्थ भाव को देखते हैं, सप्तम को देखते हैं और अष्टम को देखते हैं। तो सप्तम के ऊपर इनकी दृष्टि होगी। अब सप्तम की चर्चा करते हैं, तो सप्तम भाव के अधिपति कौन है? शनि है। अब शनि को देखिए, 1 2 3, शनि पंचम भाव के अधिपति को देखते हैं, और तीसरी दृष्टि इनकी पूर्ण दृष्टि से, तो संबंध बन गया यहाँ पर इनके साथ में। साथ ही साथ ये है भाग्य के अधिपति को भी शनि देखते हैं, यानी कि इनकी सातवीं दृष्टि जो पूर्ण दृष्टि है उससे यह मंगल को देखते हैं जो लग्न में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ ये चतुर्थ भाव को भी देखते हैं। तो कुल मिलाकर हमें क्या मिला कि पंचमेश, नवमेश और सप्तमेश के मध्य में परस्पर एक बहुत ही अच्छा संबंध स्थापित हो रहा है, और ये संबंध स्पष्ट रूप से बताता है कि ये प्रेम विवाह, लव मैरिज होने की पूरी पूरी संभावना इस जन्मपत्रिका में देखने को मिली है। जन्म कुंडली में पंचमेश के स्वामी बृहस्पति नवम भाव में बैठे हैं। पंचमेश और सप्तमेश शनि की तृतीय दृष्टि है। सप्तमेश शनि स्वयं सप्तम भाव में मंगल की पापी दृष्टि लेकर बैठे हुए हैं, और विवाह का कारक शुक्र भी किसके के प्रभाव में आ रहा है? तो विवाह का कारक जो शुक्र है वह राहु के प्रभाव में आ रहा है। देखिए यहाँ बैठकर वह किसको प्रभाव, ये राहु है, ये यहाँ शुक्र को यहाँ पर ये पीड़ित कर रहे हैं। तो शुक्र यहाँ राहु से पीड़ित है, तो राहु का प्रभाव किसके ऊपर आ रहा है? जो शुक्र हैं, विवाह के कारक ग्रह माने जाते हैं शुक्र, इन पर राहु का अशुभ प्रभाव और ये अलग करने वाला, पृथक करने वाला प्रभाव है। अब आगे यहीं तक बात नहीं रुकेगी, और आप सुनते चलिए कि शुक्र और शनि, शुक्र और शनि, अब शनि की दृष्टि कहाँ पर है? यह भी चतुर्थ भाव पर है। इनके मध्य अगर हम देखें तो क्या हो गया? शुक्र शनि के मध्य भी कैसा संबंध बन गया? दृष्टि का संबंध हो गया। शनि की दृष्टि कहाँ जा रही है? मैंने अभी आपको बताया कि शनि की दृष्टि यहाँ 7 8 9 10, 10वीं ये पूर्ण दृष्टि शनि की कहाँ जाती है? चतुर्थ भाव में जाती है, और चतुर्थ चतुर्थ भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, तो शुक्र को शनि जो कि सप्तमेश हैं वो भी देख रहे हैं, और ये जितने योग हैं इनके आधार पर प्रेम संबंध स्थापित होने के साथ साथ प्रेम विवाह करने की प्रबल संभावना यहाँ पर व्यक्त की जा सकती है, इसमें कोई दो राह नहीं है। इसके अतिरिक्त ग्रह स्थितियों की बात करें तो इस जातिका के एक से अधिक लोगों के साथ अंतरंग संबंध बनने की प्रबल संभावना यहाँ पर जगती दिख रही है। देखिए, पंचमेश, सप्तमेश, भाग्येश और नवम भाव पर बृहस्पति का प्रभाव। पंचमेश, पंचमेश कौन? बृहस्पति। सप्तमेश कौन? शनि। भाग्येश कौन? भाग्येश मंगल 3, और नवम भाव पर बृहस्पति का प्रभाव। ये स्पष्ट रूप से प्रेम प्रसंगों को, सामाजिक
आधार प्रदान कर देना बताता है कि आप समाज को से मान्यता उस अपने प्रेम को दिलवा दो, अर्थात विवाह का योग। तो व्यक्ति प्रेम को विवाह के रूप में बदलने का सामर्थ्य रखता है, बदल देता है। और यहाँ पर स्वयं जो नवमेश स्वयं कौन है, बृहस्पति ही यहाँ पर क्या हो जाते हैं, नवम भाव में बैठे हुए हैं। बृहस्पति कहाँ बैठे हुए हैं, पंचमेश हैं, वह नवम भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर हम कुंडली का सही से और देखें कि जन्म कुंडली में शुक्र पर राहु और शनि का जो अशुभ प्रभाव है या युति है, आप देख पा रहे हो, दृष्टि पड़ रही है, तो निश्चय ही व्यक्ति प्रेम वासना से सदैव भरा रहेगा। राहु की दृष्टि जब भी शुक्र के ऊपर जाती है, ये स्पष्ट है, ये मैंने देखा है और होता है, ये 100% बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं, उनमें यह आप स्पष्ट सूत्र है। यदि राहु की दृष्टि कहीं से भी शुक्र को पीड़ित करेगी तो निश्चित है उसमें एक आवेश होगा, काम इच्छा उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा बलवती होती है और यह इतनी होती है कि वह उस समय भूल जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। सदैव उनके मन में ये प्रेम वासना का हमेशा भरा रहता है और ऐसे जातक अपने प्रेम संबंधों के बाद परस्पर जीवन साथी बन जाते हैं। शुक्र और शनि के मध्य जो युति है, दृष्टि संबंध है, ये व्यक्ति को प्रेम वासना के लिए प्रेरित करता है, ऐसा देखा जाता है। और ऐसे व्यक्ति एक साथ अनेक लोगों के साथ यौन संबंध स्थापित करते भी देखे गए हैं। फिर भी ऐसे संबंध अधिक समय तक मधुर नहीं रहते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सिर्फ आवेश से संबंधित होते हैं। तो अंत इनका हमेशा दुखदाई होता है, कटुतापूर्ण होता है, अच्छा नहीं रहता। तो यहाँ हमने आपको इतनी जानकारी दी और ये कुंडली में स्पष्ट जानकारियाँ आपको मिल रही होंगी। आप भी इस समय समझ रहे होंगे कि हम कैसे विश्लेषण कर सकते हैं, कैसे किसी के बारे में आसानी से जान सकते हैं। यदि किसी जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति यानी कि सप्तमेश लग्न को देखिए, सप्तम से सप्तम कौन हो गया, लग्न हो गया, और उस लग्न का स्वामी सप्तम से सप्तमेश यानी कि लग्नेश। और शुक्र को देखिए, सूर्य को देखिए, चंद्रमा को देखिए, इन पर शनि आदि का शुभ प्रभाव पड़े, अगर इन पर शनि का या जो राहु हैं, क्रूर ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, इनका प्रभाव पड़े तो विवाह में पर्याप्त विलंब का कारण ये सिद्ध होते हैं। विलंब खूब अच्छा खासा ही कराते हैं। ये सूत्र आप नोट करके रख लीजिए कि मैं फिर से बता देता हूं कि सप्तम भाव सप्तमेश लग्न लग्नेश शुक्र सूर्य चंद्र, शुक्र सूर्य और चंद्र, इन पर शनि आदि का जो अशुभ प्रभाव पड़े तो यहाँ पे गुरु बृहस्पति को भी आप ले सकते हो, तो विवाह में पर्याप्त विलंब होता है। जहाँ तक कि ऐसे योग व्यक्ति को अविवाहित रखने या पति पत्नी को एक दूसरे से अलग रखने का कारण भी बन जाते हैं। यदि ऐसी कहीं स्थिति है तो ये विकट स्थिति भी आती है। देखिए प्रभाव का कैसे पता चलेगा, अगर जो उनके जो अंश बल हैं, यदि वह कहीं पापी ग्रहों का भी प्रभाव है और शुभ ग्रहों का भी प्रभाव आ जाए तो वहां पर अविवाहित का अगर खाली पापी का पड़ेगा तो अविवाहित के योग, लेकिन वहीं अगर शुभ ग्रहों का भी प्रभाव है तो वहां पर वह संबंधों में कटुता देखने को मिलेगी। देखिए शुक्र या सप्तमेश, अगर शुक्र का हो या फिर सप्तमेश का शनि से या राहु के मध्य कोई दृष्टि संबंध बन जाए या फिर परस्पर इनकी युति संबंध स्थापित हो जाए तो जातक के प्रेम संबंध जो होते हैं वे निरंतर बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। जैसे कि इस जन्म पत्रिका में आप देख रहे हो कि शुक्र से या सप्तमेश से, अब शुक्र से भी, और यहाँ पर देखिए सप्तमेश, खैर यहाँ पर तो शनि ही शनि है, और यहाँ पर इनका हम देखें तो राहु का और शनि, इन दोनों का शुक्र को ये पीड़ित कर रहे हैं, शुक्र को ये पीड़ित कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये निरंतर बनने और बिगड़ने वाले प्रेम संबंधों को दिखा रही है यह स्थिति। अब देखिए जन्म कुंडली में एक प्रबल, अगर प्रबल ग्रह विद्वान ना हो तो जातक के जो प्रगाढ़ से प्रगाढ़ प्रेम संबंध हैं वह भी वैवाहिक रूप में नहीं बदलते। और राहु की उत्तम स्थिति भी ऐसे प्रेम संबंधों को सामाजिक मर्यादा, चाहे राहु कितना ही उच्च क्यों ना हो,
यह भी उनको सामाजिक मर्यादा में बंधने नहीं देता। ठीक है, देखिए जातिका की इसके बारे में हम बात करें तो इनकी जन्म कुंडली में जो कलत्र कारक और विषय वासना संबंधी ग्रह हैं वह कौन है? शुक्र। और मंगल की राशि और मंगल की चतुर्थ दृष्टि, मंगल की राशि और मंगल की, देखिए यहाँ देखिए ये वृश्चिक राशि है। वृश्चिक में यहाँ पर आप देखो 1 2 3 4 मंगल अपनी ही घर को देख रहे हैं और मंगल के घर में ही शुक्र बैठे हुए हैं। तो आप देख लिया आपने विषय वासना, क्योंकि अधीर करता है मंगल। और शुक्र किससे संबंधित है? तो शुक्र कामेच्छा से संबंधित है, तो वहाँ ये उसके लिए अधीर करेगा मंगल। तो जब भी इनकी दृष्टि युति हो गई चतुर्थ भाव में, वहीं शुक्र के साथ में केतु भी बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए केतु बैठे हुए हैं, तो केतु के साथ भी इनकी युति हो गई। वहीं चंद्र, गुरु और शनि की इनके ऊपर प्रबल दृष्टि भी है। देखिए गुरु को आप देखोगे, यहाँ से गुरु 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रबल दृष्टि किसकी आ रही है? यहाँ पर जो चंद्रमा के ऊपर किसकी दृष्टि है? चंद्रमा के ऊपर दृष्टि किसकी है? तो चंद्रमा के ऊपर जो दृष्टि है, क्योंकि देखिए राहु के साथ चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो चंद्रमा की दृष्टि भी शुक्र के ऊपर आ चुकी है। शुक्र के ऊपर चंद्रमा की भी दृष्टि है। यहाँ सामने से आप देखोगे ये चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा की शुक्र के ऊपर दृष्टि यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रही है। देखिए ये शुक्र और चंद्रमा आपस में क्या है? शत्रु हैं। तो अब हम चंद्र लग्न का भी विवेचन कर लेते हैं। यहाँ तक आपको ये स्पष्ट हो गया, तो अब मैं चंद्र लग्न को एक बार आपको दिखा देता हूँ। इस चंद्र लग्न को देख लीजिए। चंद्र लग्न से आप देखोगे, चंद्र लग्न से यहाँ पर सप्तम में राहु हो गए, तो सप्तम में शुक्र हो गए केतु के साथ में। चंद्र लग्न से सप्तम सप्तम में मंगल सप्तमेश हो जाते हैं, और मंगल की क्रूर दृष्टि शुक्र के ऊपर यहाँ दिख रही है। अगर हम अनुमान लगाएं तो जातिका बचपन से ही बड़ी चंचल प्रवृत्ति की रही होगी, और किशोर अवस्था से ही ये प्रेम वासना और यौन में रुचि रखने वाली रही होगी। देखिए वास्तव में अगर हम देखें तो जातिका के बारे में विश्लेषण जब करेंगे तो 15वें वर्ष में जब ये प्रवेश किया होगा, जो जिसको टीनेज हम बोलते हैं, उसी के साथ में इनका 15 के एज के आसपास में अपने हम उम्र लड़कों के साथ में प्रेम करने ये लगी होंगी। तो जातिका के एक के बाद एक अनेक जो युवक हैं उनके साथ में प्रेम प्रसंग बनते रहे होंगे, और ये है हुआ है, यह इनके साथ में हुआ है। कई बार पुरुष मित्रों ने इन्हें छोड़ा और कईयों के संबंध प्रेम जातिका ने उनको छोड़ दिया। जातिका के जीवन में प्रेम प्रसंगों का दौर निरंतर 32 वर्ष की उम्र तक ये चलता रहा है। 32 वर्ष की उम्र तक ये चलता रहा। एक बार हम विश्लेषण कर लेते हैं इसका प्रश्नोत्तरी दशा का। अब आप देखिए यहाँ पर मंगल, मंगल की स्थिति, मंगल में इनकी जो जन्म हुआ, मंगल की जब चल रही थी उसके बाद में राहु, राहु शुक्र को देख रहे हैं। राहु का 18 वर्ष का समय काल, और से मंगल का, और फिर गुरु की स्थिति। तो यहाँ तक जो राहु का काल रहा और मंगल का काल रहा और कुछ गुरु का जो काल रहा, तो यह जो समय काल है ये कहीं ना कहीं इनके लिए, अब आप देख पा रहे होगे क्या स्थिति रही होगी। तो यहाँ विष्णुत्तरी से हमें स्पष्ट हो रहा है। चलिए बाकी गुरु इनके वक्री हैं, और शुक्र बुध अस्त भी हैं और वक्री अवस्था में भी हैं। बुध चंद्र कुंडली से पंचमेश होते हैं, ये वक्री अवस्था में है, और गुरु बृहस्पति भी इनके वक्री हैं। तो यहाँ आपको स्पष्ट स्थिति दिख रही है। अब यहाँ पर जातिका की जो जन्म कुंडली है इसमें सप्तम भाव में जो शनि है, शनि की तीसरी दृष्टि नवम भाव पर, ये हम जान चुके हैं। और पंचमेश जो है वह गुरु हैं, और जब शनि की जो दृष्टि है यहाँ स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर अब
देखिए, हम धीरे-धीरे विश्लेषण करते रहेंगे जिससे कि आपको सभी स्पष्ट हो जाए, आप देखना समझ जाएँ कैसे देखते हैं। यही हमारी इच्छा है कि आप अच्छे से स्वयं कुंडली का कि कैसे दोष है, क्या स्थितियाँ हैं, कैसे ये बनती हैं ताकि आप सभी समझ सकें। हमारा उद्देश्य है आपको सभी को ये जानकारी देना कि कैसे आप ज्योतिष को समझ सकें, ज्योतिष के ज्ञान को जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है, बहुत ही गूढ़ रहस्य से भरा हुआ ज्ञान है और जिसका एक अथाह सागर है, जिसकी गहराई को अभी तक कोई नहीं पकड़ पाया है। तो ये एक ऐसा ज्ञान है जितना घुसते जाओगे उतना ही आप इसमें ज्ञान अर्जित करते जाओगे। तो प्रयास यही है कि प्रारंभिक ज्ञान तो हम कम से कम इतना ले सकें ताकि हम इतना जान सकें कि क्या स्थितियाँ हैं, कैसे-कैसे हम उनको समझ सकते हैं कि जातक या जातिका कैसा रहा होगा, कैसे उसके जीवन में विवाह का योग क्यों नहीं बना या बना तो कैसे बना और किन ग्रहों को हम ठीक करके इसको सही कर सकते हैं और जो विवाह में विलंब है या के बाद में जो संबंध खराब हैं, उनको कैसे हम सही तरीके से जो उपायों के माध्यम से समाप्त कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो कलत्र भाव है, गुरु देखिए वक्री हैं, ये अभी हमने देख लिया और नवम और पंचम भाव के कारक भी हैं गुरु। शुक्र के भरणी नक्षत्र में ये बैठे हुए हैं, मैंने अभी आपको दिखा दिया। देखिए कलत्र कारक जो शुक्र हैं, कलत्र के कारक यानी कि जो विवाह के कारक हैं, जो सप्तम के कारक हैं शुक्र और मन के कारक कौन है? चंद्रमा। इन पर राहु और केतु का प्रबल प्रभाव है। चंद्रमा, यहाँ चंद्रमा और यहाँ पर शुक्र, शुक्र के ऊपर केतु और यहाँ चंद्रमा के ऊपर राहु एक ग्रहण दोष बनाते हैं और शुक्र शनि के नक्षत्र अनुराधा, जो अनुराधा नक्षत्र है उसमें ये शुक्र विराजित है। इसमें शनि की पापी दृष्टि भी है। लग्नेश सूर्य को देखें तो लग्नेश है यहाँ पर सूर्य, वो कहाँ बैठे हैं? वो पंचम भाव में बैठ गए। लग्नेश सूर्य कहाँ बैठ गए? पंचम भाव में और किसके साथ बैठे? बुध के साथ में। बुध अस्त भी हैं, वक्री भी हैं यहाँ और ये कौन है? दूसरे भाव कुटुंब भाव के अधिपति और साथ ही साथ यह लाभेश भी हैं, एकादश भाव के अधिपति भी हैं। तो यहाँ पर जो लग्नेश हैं वह किसके साथ में? वह सेकंड हाउस के लॉर्ड और जो एकादश भाव के यानी कि 11th हाउस के लॉर्ड जो बुध हैं उनके साथ में बैठे हुए हैं। बुध वक्री हैं और पंचम भाव में गुरु की भी वक्री दृष्टि यहाँ आप देख पाओगे। गुरु की पंचम भाव में जो अपनी नवम दृष्टि है वो वक्री दृष्टि है, वो उनके ऊपर है। इन समस्त ग्रह योगों से हमें यह भी संकेत हो रहा है कि यौन जीवन के मामले में यह जातिका सदैव उन्मुक्त दृष्टिकोण है, यानी कि ओपन थिंकिंग इनकी रही होगी, ऐसे विचार रहे होंगे। उनकी रुचियां संस्कारित मर्यादित जीवन के बिल्कुल विपरीत रही होगी, बिल्कुल उससे हटके रही होगी। भोगवादी जीवन के लिए ये सदैव आतुर बनी रही होंगी। अगर हम देखें अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं, यहाँ अब आपको ये सब कुछ स्पष्ट हो गया है। आप ये भी जान चुके हैं कि जन्म पत्र का कितना आपको दर्पण दिखा सकते हैं। यहाँ नवांश कुंडली का अध्ययन करें। अब नवांश कुंडली D9 चार्ट को देखते हैं। यहाँ इसका अध्ययन करेंगे तो लग्न का अध्ययन करेंगे, यहाँ इसका पंचम का अध्ययन करेंगे, सप्तम का अध्ययन करेंगे और नवम भाव का अध्ययन यहाँ पर हम करेंगे। देखिए मंगल वक्री हैं, मंगल नहीं, मंगल और गुरु वक्री हैं, केतु सूर्य इनकी सब पाप दृष्टियां हैं और ये सभी कारक भी पर्याप्त यहाँ पीड़ित हमें दिख रहे हैं। यहाँ के जो कारक हैं वो क्या दिख रहे हैं? पर्याप्त पीड़ित दिख रहे हैं और इनकी दृष्टियां भी हमें दिख रही हैं। सभी कारक भी पीड़ित हैं। भाग्येश चंद्र यहाँ पर जो बनेंगे, देखिए भाग्य भाव के अधिपति जो है चंद्र किससे पीड़ित हो जाते हैं? यहाँ पर जो कर्मेश हैं चंद्र, वो किससे पीड़ित हो जाते हैं? वो राहु से पीड़ित हो जाते हैं। कहाँ पर लग्न में ये राहु से पीड़ित हो रहे थे? सप्तम भाव को देखें तो यहाँ पर सप्तम भाव के ऊपर यहाँ
यहाँ हम देखें, यहाँ पर राहु है और राहु का प्रभाव है। यहाँ पर राहु का प्रभाव हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है। लग्न, पंचम, सप्तम, नवम और उनके स्वामी सभी यहाँ हमें प्रभावित दिख रहे हैं। ये हमने देख लिया अभी लग्न कुंडली में, और चंद्र कुंडली में भी हमने इसको स्पष्ट रूप से देख लिया है। अब देखिए, हमेशा ये जो स्थितियां हैं ये तीव्र आकर्षण या वेग को बनाती हैं। किशोरावस्था से ही ऐसे वेग जातक को पीड़ित करते हैं, जातिका को, और उनके प्रेम प्रसंग बनते भी हैं और बिगड़ते भी रहते हैं। यहाँ यह आप समझ चुके हैं। अब यहाँ इस जन्म कुंडली में सूर्य और गुरु को देखें तो ये भी अशुभ प्रभाव में है। सूर्य और गुरु भी अशुभ प्रभाव में हमें दिख रहे हैं। सभी स्थितियां आप देख चुके हो। अब जब हम जन्म पत्रिका में देखें तो अब थोड़ा सा इसकी हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ तक जब ये शनि की स्थिति चली 2022 तक की हम चर्चा करेंगे यहाँ पर, तो इस समय में विवाह में विलंब तो हुआ, क्योंकि विलंब के पूरे योग थे, लेकिन विवाह प्रेम विवाह की तरफ ये इंगित कर रहा था। तो इन्होंने, परिवार का खूब विरोध था, सब कुछ था, लेकिन सब विरोध के बावजूद इन्होंने अंतर्जातीय प्रेम विवाह किया। जो प्रेम संबंध थे उसी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने उसको सामाजिक रूप दे दिया और प्रेम विवाह किया। एक बात और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि इनके जो सप्तम भाव है वहाँ पर शनि की स्थिति है और मंगल की उनके ऊपर क्रूर दृष्टि पड़ती है। अभी हम देखिए, यहाँ देख लीजिए, ये रहा ना, यहाँ देखिए, यहाँ मंगल की सप्तम पर क्रूर दृष्टि पड़ रही है और सप्तमेश कौन है? शनि है। शुक्र और गुरु में अगर देखें तो जो शुक्र हैं इन पर मंगल की, राहु की, केतु की और शनि के प्रभाव दिखे हैं। यहाँ पर हमें पर्याप्त प्रभाव दिखे हैं, और ये प्रभाव जो हैं इनको विवाह के उपरांत गृहस्थ जीवन में असंतृप्त बनाए रखने वाले हैं। ऐसा जातक सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, अपने रिलेशन से सेटिस्फाइड नहीं होता। अगर सच में इस जातिका की हम बात करें तो इनके गृहस्थ जीवन में विवाह के बाद अनेक वर्ष तक कलह, कलेश और फिर तनावपूर्ण जीवन इनका बना रहा। जन्म कुंडली में भोग के कारक अशुभ हो गए, अशुभ प्रभाव से ग्रस्त हो गए और अशुभ योग भी बन गए, और इसी के कारण से विवाह में काफी विलंब ही नहीं हुआ, बल्कि अगर हम देखें तो अपने माता पिता का प्रबल विरोध का इनको सामना भी करना पड़ा। और शुक्र सप्तमेश और सप्तम भाव पर मंगल और राहु और शनि के अशुभ प्रभाव से ग्रस्त जीवन, और पति कारक जो बृहस्पति है वो वक्री है, उस पर शनि का भी अशुभ प्रभाव, तीसरी दृष्टि शनि की। इनके कारक स्त्री के लिए तो गुरु ही कारक है, वहां पर भी शनि की 1 2 3 क्रूर दृष्टि, पापित दृष्टि, वो भी ऊपर से वक्री, तो वहां उनके ऊपर गई। इससे पति सुख के ऊपर भी असर पड़ा। देखिए, जातिका को विवाह के बाद ही अपने जो पूर्व प्रेमी पति के, जो पूर्व प्रेमी भी था और फिर उनसे ही शादी हो गई, उनके गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा और बहुत ही परेशान वह रहीं। और विवाह के पश्चात जातिका के अपने पति के साथ गहरे मतभेद भी पैदा हुए और 1.5 वर्ष तक पति से वह अलग रहीं। समय उन्होंने ऐसे ही व्यतीत किया। इसके पश्चात शनि मंगल के अशुभ प्रभावों से मुक्ति के लिए इन्होंने 1.5 वर्ष तक लाल किताब पर आधारित कुछ उपाय संपन्न भी किए, और तब जाकर इनके गृहस्थ जीवन में स्थिरता का दौर शुरू हुआ। जातिका एक स्कूल में अध्यापिका भी हैं। जातिका के सप्तम भाव, सप्तमेश, शुक्र आदि के ऊपर मंगल, शनि, राहु के अशुभ प्रभावों ने अपना अपना विपरीत प्रभाव दिखाया, और इसके अशुभ प्रभावों ने जो जातिका है उसके ग्रस्त जीवन को बहुत ज़्यादा परेशान, तोड़ मोड़ के बिल्कुल एकदम खराब कर दिया। तो यह स्थिति इनकी बनी। जब भी कभी यह स्थिति बने तो निश्चित रूप से जो उपाय हम आपको बताते हैं, शॉर्ट्स वीडियोस में भी उपाय बताते हैं, और एक चैनल
और हमने यूट्यूब चैनल एक और ओपन किया है जिसमें जो शॉर्ट से ही खाली हम जो रेमेडीज़ हैं वो बताएंगे, और मैं उसका चैनल का लिंक भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप जब भी रेमेडीज़ देखें तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, तो उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी किसको कौन सा उपाय करना चाहिए। तो वहाँ पर वो स्पेशल दिया हुआ है। आज मैंने प्रयास किया आपको देखना कैसे प्रेम विवाह के योग बनते हैं, कैसे कोई इतना अधिक प्रेम संबंधों की तरफ बढ़ सकता है, क्या कारण रहते हैं, कौन सी ग्रह स्थिति होती है, कौन सी ग्रह चाल होती हैं, इन सभी को समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको ये विषय, आपको ये अद्भुत ज्ञान, ज्योतिषीय ज्ञान जो एक अ, ऐसा ज्ञान है जो वाक़ई में बहुत ही विलक्षण है, वह आपको समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही। आपको यदि कोई जानकारी हमको देनी है, कुछ भी हमें अपना फीडबैक देना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और अभी हमसे लोग कम जुड़े हुए हैं, तो अधिक से अधिक प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग जान सकें, हमसे जुड़ सकें, और सभी को ये एक जो ज्ञान है, जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हम प्रयास करते हैं आपको समझाने का, एक छोटा सा ही प्रयास है, वो आप तक पहुँचे। इन्हीं सभी बातों के साथ में आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।